नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जो जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को एक बात से यह अवगत करवा देते हैं कि आप इस समय मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। तो जितने लोग भी हमारे, जितने भी मित्र, हमारे जितने भी साथीगण आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लोग एक बार अपने मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी क्लासेस उनके नोटिफिकेशन में आ जाए और वो अपने इस क्लास का आनंद भी उठा सकें। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब हम आपकी इस स्वस्थता और मस्तता की कामना करते हैं ईश्वर से कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का एक अलग से पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उस अध्याय में हमने, इसके पहले हमने आपको एक पढ़ाया था जिसका नाम क्या था, कारक था। ठीक, जिसका क्या नाम था, कारक था। हमने कल आपको कारक को परिभाषित किया था। हमने आपके सामने क्या किया था, कारक को परिभाषित किया था। कारक को परिभाषित करने के उपरांत हमने सिर्फ और सिर्फ कारक को ही परिभाषित किया था, लेकिन उसके व्याख्यात्मक रूप में दिया था। तो कल हमने आपको कारक को जब परिभाषित किया था, तो वहां पे हमने कारक की परिभाषा आपको बताई थी। कारक मतलब क्या होता है, कार्य करने वाला होता है। ठीक, क्या होता है, कार्य करने वाला होता है। कार्य करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। कर्ता के रूप में कौन जाता है, संज्ञा या सर्वनाम जाती है। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम जाती है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम जाती है। इस संज्ञा और सर्वनाम का जब क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाता है, तब हम उसे क्या नाम देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक, अब बात यह आती है, कारक में एक क्या हो जाती है, विभक्ति होती है। कल हमने आपको सब बहुत व्याख्यात्मक रूप दिया था। विभक्ति की बात करते हैं। विभक्ति क्या होती है, स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है। इसका कार्य केवल वाक्यों के साथ संबंध दर्शाना होता है। ठीक, वाक्यों के साथ क्या करना होता है, संबंध दर्शाना होता है। विभक्ति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिसे हमने आपको एक बताया था, संश्लिष्ट विभक्ति बताया था, और दूसरी को हमने क्या बताया था, विश्लिष्ट विभक्ति बताया था। ठीक, क्या बताया था, विश्लिष्ट विभक्ति बताया था। लेकिन जब आपसे दोस्त यह पूछा जाए कि विभक्ति की संख्या कितनी होती है, देखिए दो चीजें हमने कल ही आपको क्लियर कर दिया था। हमने आपसे भी बताया था कि विभक्ति के जब प्रकार पूछे जाएंगे, विभक्ति के जब प्रकार पूछे जाएंगे, प्रकार क्या होगा, दो होगा। दो कौन कौन से होंगे, संश्लिष्ट होगा और एक विश्लिष्ट होगा। लेकिन जब विभक्ति की संख्या की बात कही जाएगी, किसकी, विभक्ति की संख्या की बात कही जाएगी, तो विभक्ति की संख्या कितनी होती है, यह आपको हम फिर से बता देते हैं कि विभक्ति की संख्या कितनी होती है, 8 नौसरी। विभक्ति की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, विभक्ति की संख्या कितनी होती है मित्र, 7 होती है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिए, विभक्ति की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। विभक्ति के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमने आपको वहीं पर एक बताया था, परसर्ग। परसर्ग मतलब क्या होता है, जो दूसरे कथन को जोड़ता है। दूसरे कथन को जो जोड़ता है, कथन को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, दूसरे कथन को जोड़ने वाले को क्या का नाम दिया जाता है, परसर्ग कहा जाता है। अब परसर्गों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, कितनी होती है, 6 होती है। हमने आपको बताया था कि यही जो 6 परसर्ग होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, मूल कारक होते हैं। ठीक, यही हमारे क्या होते हैं, मूल कारक होते हैं। बात क्लियर है, बात यहाँ तक हमारी क्लियर हुई। अब हमने आपको वहां पर कल यह भी बताया था, कारक की जब आपसे पूछा जाए हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, तो बात को आप हमारे समझिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि विभक्ति कितनी होती है, विभक्ति की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। विभक्ति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कारक किसे, कारक मतलब क्या होता है, जो कार्य करता है। अब कारक की संख्या कितनी होती है, हिंदी में 8 होती है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए परसर्गों की संख्या कितनी होती है, परसर्गों की संख्या कितनी होती है मित्र, 6 होती है। ठीक, परसर्गों की संख्या कितनी होती है मित्र, 6 होती है। यह सारे व्याख्यान हमने आपको कल दिया था। आज हम लोग इसके आगे चलेंगे। जो हमने आपको कारक की संख्या 8 आपको बताई थी, अब उसमें से एक एक कारक को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आगे की करते हैं, हम आगे करते हैं। तो आज हम लोगों के पास एक आता है जिसका नाम क्या होता है, कर्ता कारक होता है। क्या हो जाता है, कर्ता कारक की बात होती है। अब कर्ता कारक मित्र क्या होता है, आप खुद भी जानते हो कर्ता कारक क्या होता है। सभी लोगों ने इसको पहले से पढ़ भी रखा है, जानते भी हैं, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो इसमें ज्यादा आपके लिए कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ता कारक हम कहते किसे हैं, ठीक, क्लियर है।
अब बात यहाँ पे देखिए, कर्ता कारक मतलब क्या होता है? कहा जाता है जो कार्य करता है, जो कार्य करता है उसे क्या नाम देते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है? कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं? हम कर्ता कारक नाम देते हैं। ठीक, मतलब कि यह ध्यान रखिएगा कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो कार्य करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, जो कार्य करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक में हमने आपको परिभाषा तो दे दी, हमने आपको यह परिभाषा दे दी, लेकिन अब आपको यहाँ पे यह देखना है कि कर्ता कारक में होता क्या है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जो कर्ता कारक के जो वाक्य में लिए जाएंगे तो उसमें हमेशा क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा। ठीक, क्या होगा? कर्ता प्रधान होगा। और जो वाक्य होगा, जो वाक्य आपके सामने बनेगा वह क्या हो जाएगा? कृतवाच्य कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? कृतवाच्य कहलाएगा। जैसे अगर आपके सामने हम एक वाक्य लिखते हैं, राम ने रोटी खाई। हमने क्या कहा? राम ने रोटी खाई। हमने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक सीधा सा यह वाक्य लिख दिया, राम ने रोटी खाई। ठीक, अब राम ने रोटी खाई, तो इस वाक्य में क्या हो गया कि कौन सा वाक्य है, इसमें क्या कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन होगा? कर्ता प्रधान हो रहा होता है। ठीक, जब कर्ता प्रधान हो रहा होता है, जब कर्ता प्रधान हो रहा होता है, तब वहां पे कौन सा वाक्य हो जाए, कौन सा कारक का प्रयोग किया जाता है? कर्ता कारक ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाता है? कर्ता कारक ने का प्रयोग हो जाता है। तो राम ने रोटी खाई, तो खाई है यह है, किसने खाई है? राम ने खाई है। सारा का सारा प्रभाव किस पर जा रहा है? कर्ता पर जा रहा होता है। इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब बात यहाँ तक कर्ता कारक की हो जाती है, तो कुछ हम आपको और भी इसमें ट्रिक आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप इसको कर्ता कारक को पहचान सकें। ठीक, जिससे कि आप क्या करेंगे? कर्ता कारक को पहचान सकेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिक की। अब जैसे कि कर्ता कारक में, कर्ता कारक, कर्ता कारक ने परसर्ग का प्रयोग, ने परसर्ग का प्रयोग अकर्मक क्रियाओं के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? अकर्मक क्रिया के साथ किया जाता है। कर्ता कारक ने परसर्ग का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? अकर्मक कारक क्रिया के साथ करता है। लेकिन कभी कभी यह जो होता है इसका लोप भी हो जाता है। ठीक, जब अकर्मक क्रिया के साथ आता है, अकर्मक क्रिया के साथ आता है तो इसका क्या दिखाई देता है? लोप भी दिखाई देता है। जब इसका लोप दिखाई देता है तो वहां पे क्या हो जाता है? तब वहां पर भी क्या हो जाता है? कर्ता कारक हो जाते हैं। अब मित्र यहाँ पे अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने किसी वाक्य में लिखा रहे खांसना, क्या लिखा रहे? खांसना लिखा रहे। ठीक है, क्या लिखा रहे? खांसना लिखा रहे। खांसना, छींकना, छींकना, थूकना, थूकना, घिसना। ठीक, घिसना, पिसना, पिसना, उड़ना, यह सारे शब्द लिखा रहे तो वहां यह सारे शब्द क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया होती है। यह सारे शब्द क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में यह क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे कर्ता कारक परसर्ग, मतलब कि परसर्ग ने का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थितियां बनती हैं कि जहां पर कर्ता कारक ने दिखाई देता है। जैसे कहा जाए वह खांसता है, अगर हमने कहा वह क्या काम करता है? खांसता है। वह क्या काम करता है? खांसता है। वह क्या काम करता है भैया? खांसता है। वह खांसता है तो इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया? अगर आपसे यह पूछा जाए कि वह खांसता है, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो आप इसमें आप तुरंत बताएंगे वह खांसता है। तो ध्यान दीजिएगा, वह खांसता है मतलब वह क्या करता है? वह क्या है? करता है। और कर्ता के साथ क्रिया किया जा रहा है तो खांसना क्या हो गया? क्रिया हो गई। क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर जा रहा होता है? कर्ता पे जा रहा होता है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आता है। इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक हो गया? इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग कर दिया गया। बात क्लियर है? अब बात यहाँ पर यह कर्ता कारक की तो हो गई, यह बात किसकी हो गई? कर्ता कारक की हुई। लेकिन अगर आपसे यह कह दिया उसने खांसा, अगर हमने कह दिया उसने खांसा, तो यहाँ पर यह जो ये वाक्य लिखा गया है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी क्रिया होगी तो आप क्या बताएंगे? इसमें कौन सी क्रिया होगी?
तो मतलब कौन सा कारक होगा, ने होगा। तो हमने आपको बताया था कि कर्ता कारक ने का प्रयोग, ने परसर का प्रयोग क्या कर्मक क्रिया के साथ होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसका क्या हो जाता है, ने परसर दिखाई आपको नहीं देता है। ठीक, अब दिखाई नहीं देता है तो दिखाई नहीं देता है तो यहाँ देखिए ने दिखाई दिया, नहीं दिया। तो हमने आपको यहाँ पे यह देखिए ध्यान दीजिएगा, खांसना, छींकना, थूकना, घिसना, पिसना, उड़ना, चलना, रोना, धोना। ठीक, यह सारी क्रिया होती है। जैसे अगर हम आपसे और भी उदाहरण देते हैं, जैसे अगर हमने कह दिया राधा रोती है, हमने एक उदाहरण दिया राधा रोती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस वाक्य में कहाँ पर कर्ता कारक ने का प्रयोग किया गया है, मतलब इस वाक्य में कर्ता कारक ने का प्रयोग किया गया, यह पूछा जा सकता है। या आपसे यह पूछा जाए कि यह वाक्य, इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, रोने की क्रिया आदमी या कोई भी होता है वह स्वयं से करता है, हमेशा कर्ता खुद करता है। ठीक, रोने की क्रिया क्या होती है, कर्ता सदैव खुद करता है, किसी के द्वारा करता करवाता तो है नहीं। जब रोने की क्रिया कर्ता खुद करता है तब वहां पे कौन सी क्रिया हो, कौन सा कारक की प्रयोग किया जाएगा, कर्ता कारक के। जैसे अगर हमने कहा कि गाड़ी चलती है, अगर हमने एक शब्द कह दिया गाड़ी चलती है, तो गाड़ी चलती है में तो कौन से कारक का प्रयोग किया गया, गाड़ी तो स्वयं चलती है ना, मतलब खुद कार्य करती है, उसको चलाया तो नहीं जाता ना, चलाने के लिए ड्राइवर रखा जाता है जब वो इंजन के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, लेकिन गाड़ी चलती है, हमने जो वाक्य कहा, इस वाक्य में क्या हो गया, यह वाक्य कहाँ चला गया, हमेशा कहाँ चला जाएगा, कर्ता कारक में चला जाएगा। ठीक, क्लियर है बात, यह वाक्य कहाँ चला जाएगा, सदैव कर्ता कारक में चला जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जैसे जो यह सारी क्रियाएं हैं, तो जैसे और भी हम आपको उदाहरण दें, जैसे कि कहा जाए हरीश सोता है, हरीश क्या करता है, सोता है। तो हरीश क्या काम करता है, सोता है, तो हरीश खुद सो रहा होता है। तो सोने की जो क्रिया होती है, क्रिया का प्रभाव किस पर जा रहा है, सीधे सीधे कर्ता पे जा रहा होता है। जब सीधे कर्ता पे जा रहा होता है तब वहां पे क्या हो जाती है, कर्ता कारक का प्रयोग कर दिया जाता है। तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक हमारी आपकी बात। लेकिन इसमें यह एक बात रखिएगा, कर्ता कारक ने परसर का प्रयोग कहा जाता है, कर्ता कारक ने परसर का प्रयोग किसका, कर्ता कारक ने परसर का प्रयोग, परसर्ग का प्रयोग भूतकाल की अवस्थाओं में किया जाता है, भूतकाल की क्रियाओं के साथ किया जाता है, क्रियाओं के साथ किया जाता है। ठीक, भूतकाल की क्रियाओं के साथ किया जाता है। कर्ता कारक ने परसर का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के साथ किया जाता है। ठीक, किसके साथ किया जाता है, भूतकाल की क्रियाओं के साथ किया जाता है। बात क्लियर है, भूतकाल की क्रियाओं के साथ किया जाता है। जैसे अगर आपने कह दिया राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। ठीक, अब हमने यहाँ पे कह दिया राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई थी। ठीक, राम ने रोटी खाई थी। ठीक, अगर कहा जाए राम ने पढ़ा होता तो पास हो जाता, राम पढ़ा होता, होता तो पास हो जाता, तो पास हो जाता। अब देखिए मित्र, यहाँ पर हमने यह जो लिखा, यह हमने यहाँ पर आपके सामने तीन तीन वाक्य हमने लिखा है। तो आप देखिए कि इन सारे वाक्यों में जो क्रियाएं बन रही होती हैं, वो क्रिया कैसे बन रही होती है, देखिए खाई है, हो जाता पहले बीते हुए समय की बात कर रहा, खाई भी बीते हुए समय की बात। ठीक, तो यह सारी क्रियाएं कहाँ जा रही हैं, यह सारी क्रियाएं कहाँ जा रही हैं, भूतकाल की अवस्थाओं में जा रही होती हैं। तो यह अपने दिमाग में एक चीज बना कर रखिएगा कि जब क्रिया कहाँ होंगी, भूतकाल में होंगी, तो वहां पे किस कारक का प्रयोग किया जाएगा, किस परसर का प्रयोग किया जाएगा। तो वहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्ता कारक ने परसर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, कर्ता कारक ने परसर का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारी बात इतनी समझ में आई है। तो आप लोग जितने भी लोग हो, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास बहुत इसका खाका बना रहे। हालांकि हमने आगे पीछे करके लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद समझ भी लेंगे। ठीक, तो चलिए ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो कर्ता कारक के बाद एक कारक और आता है जिसे क्या कहा जाता है, कर्म कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, कर्म कारक कहा जाता है। ठीक, कर्म कारक का परसर क्या होता है, इसका परसर क्या होता है भैया, परसर क्या हो जाता है, कर्ता ने कर्म वो होता है,
अर्थात इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप हमें बताएंगे कर्ता कारक हम कहते किसे हैं, सॉरी कर्म कारक हम कहते किसे हैं। ठीक, तो चलिए फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा, कर्म कारक किसे कहते हैं? जब हम कर्म कारक की हम बात करते हैं, कर्म कारक में परसर को का प्रयोग किया जाता है, तो कहा जाता है कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है। ठीक, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक चाहता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, या आप यह भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तब वहां पे क्या हो जाता है? तब वहां पर किस कारक का प्रयोग किया जाता है? कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वहां पे किस कारक का प्रयोग किया जाता है? कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बात इतनी क्लियर हुई। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे कहा कि जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। हमने आपसे कहा कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए माँ बच्चे को पुकारती है, ठीक, क्या कहा जाए? माँ बच्चे को पुकारती है। क्या करती है? माँ बच्चे को पुकारती है। अब इसमें देखिए कि इसमें एक वाक्य आया है कि हमने कहा कि माँ बच्चे को पुकारती है। अब मित्र यहाँ पे यह बात क्या ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने यहाँ पे यह कहा माँ बच्चे को पुकारती है, तो माँ बच्चे को जब पुकारती है तो इसमें क्या हो गया? कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? तो आप यह तुरंत बताएंगे इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? को कारक परसर का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कर्म कारक का शब्द है। ठीक, अब इसमें कर्म कारक का शब्द क्या होगा? विकल्प आपके सामने लिखा जाए माँ। ठीक, दूसरा विकल्प लिख दिया जाए क्या? बच्चा। और तीसरा विकल्प लिखा जाए को, और चौथा विकल्प लिख दिया जाए पुकारती है। ठीक, चौथा विकल्प क्या लिखा जाए? पुकारती है। इस तरह जब चार विकल्प आपके सामने आए, तो अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में कर्म कारक कौन सा है, तो आप यह ध्यान रखिएगा कर्म कारक क्या है भैया? बच्चा है। ठीक, तो इसमें कर्म कारक क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। यह बच्चा शब्द क्या होगा? कर्म कारक कहलाएगा। ठीक, और यह क्या कहलाएगा? कर्म कारक का चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्म कारक का चिन्ह कहलाएगा। ठीक, जैसा कि आपको विदित होना चाहिए कि हमने आपको वहां पे यह बताया था, शुरुआत में बताया था कि कर्म कारक का क्या हो जाता है, सॉरी, यह सब क्या हो जाते हैं? सब चिन्ह होते हैं, और यह हमेशा कर्ता को क्रिया से जोड़ता है। बच्चे को किससे जोड़ा गया? क्रिया से जोड़ा गया है। और जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? को शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो को कारक होता है वो हमेशा क्या हो जाते हैं? परसर के रूप में ही रखे जाते हैं। लेकिन जो बच्चा है, को के पहले क्या हो जाए? जो बच्चा आता है वह बच्चा क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। को क्या हो जाएगा? कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? को क्या हो जाएगा? कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा। दूसरी बात आपको हम बता दें, कर्म कारक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है? सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्म कारक में क्रिया हमेशा जब अंत की क्रिया होगी वह क्या होगी? जैसे कहा जाए पुकारना, बुलाना, सुलाना, उठाना, जगाना, भगाना, दौड़ाना, हंसाना, ठीक, पढ़ाना, यह सारे क्या हो जाएंगे? यह हमेशा क्या हो जाएंगे? यह सब के सब क्या कहलाते हैं? सब के सब क्या कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और जब यह सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, जब वाक्य के अंत में यह सारी क्रियाएं लगी रहेंगी, यह सारी क्रिया जैसे जितना हमने लिखा,
यह सारी क्रियाएं अगर वाक्य के अंत में लगी रहेंगी तो वहां आप तुरंत क्या बताएंगे, यहाँ पे कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर आपसे कहा जाए लोगों ने सुर को भगाया, लोगों ने चोर को भगाया। हमने यह एक उदाहरण दिया कि लोगों ने क्या किया था, चोर को भगाया। जब लोगों ने चोर को भगाया तो भगाया क्रिया आई, जब भगाया क्रिया आई तो यहाँ पे कौन सा, बिना आप कुछ सोचे समझे आप तुरंत क्या बता देंगे, कर्म कारक बता दीजिएगा। ठीक, क्या बता देंगे आप, तुरंत कर्म कारक बता दीजिएगा। जैसे ही आप कर्म कारक बताएंगे वैसे ही तुरंत वह वाक्य क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगर हमने कहा माँ बच्चे को उठाती है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया फिर आई ना, उठाना उठाती आई। तो जब माँ बच्चे को क्या करती है, उठाती है, तब यहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, हमेशा ध्यान रखिए इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया, कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक, क्या किसका प्रयोग किया गया, कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर हम आपसे यहाँ पर एक और वाक्य कहते हैं, जैसे अगर आपसे यह कहा जाए राम सीता को हंसाता है। राम सीता को क्या करता है, हंसाता है। तो राम क्या करता है, हमेशा क्या करता है, सीता को हंसाता है। राम सीता को हंसाता है, ध्यान रखिएगा। तब हंसाता शब्द क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्रिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मकारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इस वाक्य में क्या हो जाएगा, कर्मकारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक, अब ध्यान रखिएगा जैसा कि इसके आगे अगर हम चलते हैं तो कहा जाता है कभी कभी कुछ वाक्यों में कोपरसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक, कोपरसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, किसका लोप हो जाता है, कोपरसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ वाक्यों में क्या हो जाता है, कोपरसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जब कोपरसर्ग का लोप हो जाता है तो कैसे लोप होता है यह आपको हम बताएं। ठीक, जैसे कि अगर आपके सामने कोई वाक्य लिखा जाए कि जैसे हम आपसे कहते हैं, कहा जाए कवि कविता लिखता है, क्या लिखा जाए, कवि कविता लिखता है। ठीक है, कवि क्या काम करता है, कविता लिखता है। अब इस वाक्य में कहीं को चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, इस वाक्य में कहीं से भी कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, तो दोस्त आप यह क्या बताएंगे, यहाँ पर किस कारक का प्रयोग किया गया है, कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक, किसका प्रयोग किया गया है, कर्म कारक का प्रयोग किया गया। और हुआ क्यों है यह आपको बता दें कि क्यों हुआ क्यों है, यह भी आप जान लीजिएगा। हमने यहाँ पे कहा कि कवि कविता को लिखता है, हमने एक वाक्य लिखा ना, कवि कविता को लिखता है, अर्थात कवि कविता लिखता है तो मतलब कविता को लिखता है ना। तो यह जो कविता शब्द हो जाता है, या कविता शब्द क्या हो जाता है, कर्म कारक का शब्द बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है, कर्म कारक का शब्द बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है हमारी आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सभी लोग एक बार इसको देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि कवि कविता को लिखता है। तो अगर देखिए कि अगर आपसे कह दिया जाए, अगर कहा जाए राम आम खाता है, राम आम खाता है, यह कहा जाए तो क्या हो जाएगा, राम आम खाता है क्या हो जाएगा, राम आम खाता है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ आप जानेंगे राम आम को खाता है ना, किसको खाता है, आम को खाता है। ठीक, अगर हमने कहा कि रोशन गिटार बजाता है, हमने कहा रोशन गिटार बजाता है, हमने क्या कहा कि रोशन गिटार बजाता है। इस वाक्य में देखिए इसमें भी क्या हो गया, परसर का लोप है ना, इसमें भी क्या है, परसर का लोप है। जब परसर का लोप होता है तो परसर का लोप मतलब कि परसर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इन सारे वाक्यों में क्या बन रहा है, कर्म कारक बन रहा है। इन सारे वाक्यों में क्या बन रहा है, कर्म कारक बन रहा होता है। जब इन सारे वाक्यों में कर्म कारक बन रहा होता है तो बनता कैसे है, तो ऐसे देखिए, कवि कविता को लिखता है, राम आम को खाता है, रोशन गिटार को बजाता है।
को आ रहा है नहीं यार, अगर हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ को लिखा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस कारक का प्रयोग किया गया मित्र, कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो क्लियर हो गई बात हमारी, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब देखिए कि इसकी यहाँ तक की जब बातें हमारी आपको क्लियर हो जाती हैं, तो अब हमने आज आपको क्या क्या बताया, कर्ता और कर्म के बारे में बताया। इन दोनों का आप गहन अध्ययन करिएगा, तो कल आपको कर्ण और संप्रदान और अपादान की बात कही जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पर सीमित रहेगा। इसके बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात कल होगी अपने ही निर्धारित समय पर। लेकिन आप लोग एक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।